हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12th की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 9 रहने वाला है, जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में 8 और लेक्चर डिस्कस ऑलरेडी किए जा चुके हैं। वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप ये पहले 8 लेक्चर देख लीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। जैसे कि इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर 5 है कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया, ये हमारा टोटल 11 लेक्चर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया और वाई डेमोक्रेसी कुड कुड नॉट बी स्टेब्लिश इस पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर आज भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। फिर हमने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था बांग्लादेश के बारे में, उसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। लेक्चर 2 में हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के क्या क्या काउजेस हैं, डिमांड्स ऑफ तमिल्स, इंडिया की क्या इंटरवेंशंस देखने को मिले थे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है श्रीलंका की, ये चीज हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने मालदीव्स के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में हमने भूटान के बारे में डिस्कस किया था। फिर जो अगर हम बात करते हैं लेक्चर 5 में, उसमें हमने स्टार्ट किया था कि हमारे जो रिलेशन है हमारे नेबर्स कंट्री के साथ वो किस किस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर 5 में। लेक्चर 6 में हमने इंडिया और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 7 में हमने इंडिया और नेपाल के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं दोनों देशों के बीच में, क्या क्या कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था कन्फ्लिक्ट यानी कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में। लेक्चर 7 में हमने नेपाल में डिस्कस किया था। लेक्चर 8 में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को डिस्कस किया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट और क्या क्या कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है। आज हमारा लेक्चर 9 है, जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में। और लेक्चर जो हमारा 11 होगा उसमें हम सार्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव और क्या क्या काउजेस है और साफ्टा के क्या ऑब्जेक्टिव और पोजीशन है, इसको हम लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर 5 है वो टोटल 11 लेक्चर्स तक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना लेक्चर चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। जब हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, जब उसके बाद हम चैप्टर 7, 8 और चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। जब हमारा चैप्टर यानी कि जो हमारा 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत, जो कि इसी के पैरेलल में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किए जा चुके हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और उन दोनों पार्ट के आपको दो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में इन 8 लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आप ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 9, जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम इंडिया और भूटान की बॉर्डर शेयर की बात करते हैं तो भूटान हमारे साथ टोटल 699 किलोमीटर अपने बॉर्डर को शेयर करता है, टोटल 4 स्टेट के साथ। पहला है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये वो 4 वो स्टेट है जो कि भूटान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। भूटान सिर्फ हमारे साथ बॉर्डर ही शेयर नहीं करता है, जबकि अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक डीप गहरा गहरा एक रिलेशंस देखने को मिलता है दोनों देश के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो गुरु पद्म
भावे थे, जो कि एक बुद्धिस्ट संत थे, उनके द्वारा क्या है, भूटान में जाकर के बुद्धिज्म को काफी ज्यादा स्प्रेड किया गया था, यानी कि उनको फैलाने में, बुद्धिज्म को फैलाने में भूटान के अंदर उनके द्वारा काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। अगर हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो पीपल्स के बीच में भी हमें क्या है, एक ट्रेडिशनल संबंध देखने को मिलता है। और भूटान हमारा क्या है, एक नेबर कंट्री है, जो कि अगर बात करते हैं किधर, तो हिमालयन साइड से चाइना और इंडिया के बीच में क्या है, हमें भूटान देखने को मिलता है। अगर हम भूटान के लोकेशंस की बात करते हैं, तो हम मैप में देख सकते हैं, तो हम लोकेशंस को देख सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया भूटान के बीच में क्या है, 1949 में एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिसका नाम था इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसमें क्या कहा गया था, इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि जो भी अदर थिंग्स है, अन्य बातों के अलावा दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जो भी अस्थाई शांति है, फ्रेंडली रिलेशनशिप और जो भी फ्री ट्रेड है, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करेंगे। और जो इक्वल जस्टिस है हर एक सिटीजन के साथ, ये क्या करेंगे, इसमें कॉर्पोरेट करने की बात की गई थी, कि इनको सामान्य न्याय प्रदान की जाएगी। ये बात रखी गई थी किसमें, जो कि 1949 में जो ट्रीटी यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। फिर 2007 में इस ट्रीटी को दोबारा से क्या किया गया था, नेगोशिएट किया गया था, दोबारा से इस पे बातचीत की गई थी। और इसमें जो भी प्रोविंसेस थे, उसमें और क्या इंक्लूड किया गया था, कि भूटान की जो सॉवरेनिटी है उसको, यानी कि जो भूटान की जो अखंडता है, यानी कि संप्रभुता है, उसको प्रोत्साहित देने के लिए इसमें कुछ, जो अगर बात करते हैं प्रोविंसेस थे, उसको शामिल किया गया, जिसमें कि जो फॉरेन पॉलिसी है भारत का, उसमें मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता उसमें समाप्त हो गई थी, जिसकी वजह से भूटान भी क्या है, कि ताकि भूटान की जो सॉवरेनिटी है, यानी कि बात करते हैं जो संप्रभुता है, उसका ओबुलेशन ना हो। फिर अगर हम बात करते हैं इस ट्रीटी में आगे क्या इम्प्रूव किया गया था, कि दोनों देश के द्वारा एक क्लोज कॉर्पोरेशन किया जाएगा, जो भी नेशनल इश्यूज है, फिर प्रोवाइड किया जाएगा एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशन कल्चर के फील्ड में और इकोनॉमिक फील्ड में किया जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि जो भूटान है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अगर हम भूटान के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो वो हमें किस किस रूप में देखने को मिलता है, एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के रूप में हम देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के रूप में, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में हम भूटान के महत्व को देख सकते हैं। अगर सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, तो भूटान की जो लोकेशंस है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड और चाइना, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, भूटान एक सैंडविच की तरह, और भूटान हमारे साथ 4 स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। कौन कौन सा था, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर अगर बात करते हैं, जो भूटान है वो हिमालय के साइड स्थित है, यानी कि चीन और इंडिया के बीच में क्या है, एक बफर जोन की तरह वो काम करता है। अगर बात करते हैं भूटान की जो आज के टाइम की जो बॉर्डर्स हैं, वो क्या है, उसकी पश्चिम सीमा की जो सुरक्षा है, वो भारत के लिए आज भी हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे हमारी कंट्री और भूटान के अंदर भी क्या है, बहुत से एरियाज को वो क्या करता है, क्लेम करता है। तो चाइना को बॉर्डर, यानी कि चाइना के जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है, उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए क्या है, जियोग्राफिकल कंडीशन से भी क्या, भूटान हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे जो नेबर्स कंट्री है, जो कि हमारे साथ और चाइना के साथ जो अपने बॉर्डर शेयर करता है, उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जैसे कि अब बात करते हैं, अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए भूटान इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भूटान इंडिया को एक मार्केट प्रोवाइड कराने का काम करता है, और इंडिया के इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या है, एक डेस्टिनेशन के रूप में भी भूटान क्या करता है, काम करता है। तो भारत भी क्या है, भारत के लिए भी क्या है, भूटान क्या करता है, भूटान क्या है, एक हाइड्रो पावर और सोर्स का क्या है, एक रिच सोर्स माना जाता है।
तो इसीलिए अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के रूप से भी देखें तो भूटान हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भूटान हमारे लिए क्या है, एक पॉलिटिकल स्टेबल है और वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम भूटान के साथ ही मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक मिलिट्री ग्रुप्स के तहत क्या जो भी एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उसको टैकल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भूटान के साथ मिलकर के हम क्या कर सकते हैं, जो भी चैन भूटान और इंडिया साइड से जो चाइना की जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन जो चाइना की जो क्लेम्स हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए भूटान हमारे लिए पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं उन एरियाज के बारे में जहां पे हमें भूटान के साथ कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है। अगर जैसे कि हम देखते हैं ट्रेड के रूप में, इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में, फिर बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज के रूप में, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स के रूप में। तो ये वो एरियाज हैं, वो फील्ड्स हैं जहां पे जो हमारा और यानी कि हमारे नेशंस का और भूटान का कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ट्रेड्स के बारे में, यानी कि व्यापार के बारे में। अगर हम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और भूटान के बीच में क्या है, एक 1972 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसका नाम था इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट, जो कि कब किया गया था, 1962 में। और इसको दोबारा रेन्यूएट किया गया था कब, नवंबर 2016 में। इसमें क्या कहा गया था कि इंडिया यानी कि इंडिया यानी कि इंडिया भूटान का सबसे बड़ा क्या है, एक ट्रेडिंग पार्टनर होगा, यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर रहा। फिर अगर बात करते हैं जून से जनवरी 2018 के ड्यूरेशन में क्या है, अगर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ था वो कितने का हुआ था, 4318.53 करोड़ का हुआ था। अगर हम इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भूटान क्या है, भारत भूटान का क्या है, एक लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में रहा है। जो हमारा जो फर्स्ट यानी कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था कब, 1961 में। उसके बाद जो हमारा लास्ट यानी कि जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें भूटान को देने की भूटान को अलाउ किया गया था कितना, तो 4500 करोड़ रुपए भूटान को देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पैसे प्रोवाइड कराए गए थे, अलाउ किया गया था कि इंडिया के द्वारा क्या है कि 4500 करोड़ भूटान को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया और भूटान के बीच में एक कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल संसाधन के रूप में, तो इंडिया के द्वारा क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है किसको, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें जो जो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सिर्फ भूटान के डोमेस्टिक यूजेस के लिए ही नहीं है, बल्कि वो इंडिया के द्वारा सप्लाई भी किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर अगर बात करते हैं जो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से अंडर जो 2006 के एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कहा गया था कि दोनों देश क्या करेगा, हाइड्रो पावर्स में कॉर्पोरेट करेगा। और इस अंदर जो प्रोटोकॉल थे उस एग्रीमेंट की जो प्रोटोकॉल्स उसके तहत क्या है, इंडिया इस बात के लिए एग्री हो गया था कि जो भूटान की जो असिस्टेंट जो भी डेवलपमेंट है, जो कि मिनिमम 10,000 मेगावाट्स की जो हाइड्रो पावर्स है वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी से उसी 2020 के ईयर में। फिर बात करते हैं कि हम मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स के रूप में भी देख सकते हैं कि इंडिया और भूटान के बीच में काफी ज्यादा क्या है, कॉर्पोरेट है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंडिया और भूटान दोनों क्या है, एक फाउंडिंग मेंबर रहा है किसका, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क का, जिसमें डील की जाती है किसकी, इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजन के अंदर। फिर वहीं पे बात करते हैं दोनों देश के द्वारा क्या है, एक शेयर मल्टीलेटरल फॉर्म्स किया जाता है जो कि है BBIM यानी कि बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, जो कि बिमस्टेक अगर बात करते हैं बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में। तो अगर हम बात करते हैं मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में भी क्या है, दोनों देशों के बीच में हमें एक अच्छा सा कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से और भी ज्यादा हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं भूटान के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे इकोनॉमिक टाइज है यानी कि जो भी हमारे आर्थिक संबंध है उसको और भी ज्यादा मजबूत करके, हमें आज के टाइम पे जरूरत है कि हम ज्यादा फोकस करें
किस पे, इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के बीच में। वहीं पे जिसमें कि इन्वॉल्व हो आइडेंटिफाइंग न्यू सेक्टर्स, दोनों देशों के बीच में जो भी न्यू सेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, जैसे कि टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके पीपल टू पीपल टाइज यानी कि पीपल टू पीपल संबंध को प्रमोट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस की। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप में ये समझने की कोशिश की तो कि जो भूटान है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस के तहत। तो जो भी हमारे जो भूटान के साथ जो भी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग में जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसकी सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, अपने संबंध को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। जो भी डिफेंस कॉर्पोरेशंस कर सकते हैं इंक्लूडिंग जिसमें जो भी इंटेलिजेंस हो गया, फिर बात करते हैं कंडक्टिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज हो गए, फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन उसको और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। फिर जैसे बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा रिलेशन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के तहत भी हम अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं पे फिर बात करते हैं कि इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, जैसे कि हम बात करते हैं कि टूरिज्म, फिर या बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जैसे न्यू रोड्स, फिर अपग्रेडिंग एयरपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि पीपल्स के द्वारा जो भी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की जो फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी कनेक्टिविटी को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करके अपने जो हमारे रिलेशंस है भूटान के साथ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो भी हमारे कल्चर संबंध है उसको और भी ज्यादा मजबूती करके, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन है, कल्चर रिलेशन है, वो काफी ज्यादा गहराई के है, वो प्राचीन काल से हमें देखने को मिला। तो दोनों कंट्रीज के द्वारा कल्चर्स को प्रमोट करके जो भी कल्चर हेरिटेज साइड है उसको प्रिजर्व, उसको सुरक्षित करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यानी कि प्रिजर्व हो गया, यानी कि उसको सुरक्षा करना, उसको बढ़ावा देना, संस्कृति की विरासत को बढ़ावा दे करके संरक्षित करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं जो भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि इंडिया और भूटान क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें कई बार क्या है बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स देखने को देखने को हमें मिलते हैं, कई बार बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स राइज होते हैं। तो इस जो भी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट्स है उसको शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल तरीके से सॉल्व करके और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करके भी हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भूटान के साथ हमारे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, फिर किस किस एरियाज में हमें किस किस एरियाज में हमें कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है, भूटान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, भूटान के साथ हम अपने रिलेशंस को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने लेक्चर 9 में डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपना लेक्चर 10 जो कि इंडिया और मालदीव की जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप अपना एडवाइस कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।